गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8 में हम इतिहास में पाठ 2 भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना लेकर आए हैं। इस पाठ को पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करने लगे, आए तो थे वे व्यापार करने के लिए ही, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे थे। तो अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा प्रमुख राज्य थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था और इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड, फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते रहते थे। उपनिवेश राज्य क्या है और ये दूसरे देशों की उन्नति किस प्रकार से सहायक होते हैं, आइए इसे जानें। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता है और पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करने लगते हैं, जिससे मुख्य देश जो पहला देश होता है उन्नति करता चला जाता है, और जबकि उपनिवेश दूसरा देश जो बन जाता है अवनति की ओर अग्रसर होने लगता है। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लगाए गए थे, अतः वे भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे, यानी यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत के ऊंचे दामों में बेचना चाहते थे, भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों में बेचना चाहते थे, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल होते थे। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, इस प्रकार की फसलें भारत में होती थी। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना शुरू कर दिया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें भी खोदना चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार भी करना चाहते थे। ये सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने होते थे और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस होती थी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये औद्योगिक क्रांति कहलाती है। तो भारत से जो उनको कच्चा सामान प्राप्त होता था, तो वो किस प्रकार से भारत का में बाज़ारों में उतारते थे। जैसे कपास है, कपास की पैदावार भारत में होती थी और इस कपास की पैदावार को वो कच्चे माल के रूप में लेते थे और भारत के कपास कच्चा माल इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड से वहाँ पर कपड़ा बन कर के आता था, वहाँ जो था कपड़ा बन कर के आता था और कपड़ा बन कर के बाज़ार भारत का होता था और भारत के बाज़ार में इन कपड़ों को मार्केट में उतारते थे। तो इस प्रकार से उनको एक बाज़ार भी मिलता था और बाज़ार की उनको आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से वो बाज़ार और कच्चा माल दोनों प्राप्त करते थे भारत से और भारत के बाज़ारों में उनको उतारते थे। उनका कपड़ा बहुत अच्छा सुंदर मशीनों के द्वारा बना हुआ होता था और महंगे दामों पर बाज़ार के में बेचते थे, भारत के व्यापारियों को बेचते थे और
भारत का जो कपड़ा होता था, जो भारतीय बुनकर बनाते थे, वो कंपनी के कारखाने के तुलना में बहुत अच्छा नहीं होता था। उसको बनाने में भी काफ़ी समय लगता था और इतना अच्छा कपड़ा भी नहीं बना जाता था और बहुत सस्ते दामों पर वो बिकता था, क्योंकि इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी उस कपड़े की। तो ये कार्य अंग्रेज़ों ने भारत में किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में बेचती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों में तैयार माल जैसे कपास, कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए नील जहाज़ों के माध्यम से भारत व यूरोप में अधिक दामों में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था भी कर ली थी। व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए प्रयास करते रहे। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती थी कि दूसरे को भारत में खदेड़ कर बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए दोनों कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलाती थी और आपस में इनमें संघर्ष होता था और इसी प्रयास में रहती थी कि ये भारत से चली जाएं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले फ्रांसीसी कंपनियों का जो नेतृत्व कर रहा था, वहाँ का गवर्नर था, उसकी शक्ति भी बढ़ रही थी। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने लगे। इनमें उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी ताकतों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगती थी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती थी तो अपनी सेना और उनके लिए लड़ने के लिए भी भेजती थी। इससे राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। इसमें अभी आप चित्र में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सैनिक बंदूकें लेकर के ये तैयार हैं। तो यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड करते थे, ड्रिल करते थे, अनुशासित भी रहते थे और इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहता था। राजाओं की सैनिक ताकत और बढ़ाने के लिए कंपनी बदले में उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगती थी। इस प्रकार से ये जो कंपनियां रियायतें ऐंठती थी, ये मजबूरीवश भारत के उन देशी शासकों को, अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उनसे बहुत धन भेंट भी करते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था और कई बार कंपनी राजा के से उनके राज्य का एक बड़ा इलाका भी भेंट के रूप में ले लिया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो शासक हुआ करते थे ये कार्य करते थे। साथ ही बंदरगाह, यहाँ पर जो बंदरगाह हैं उस पर भी अपना अधिकार करते थे। इस इलाके में, गाँव में, शहरों में कंपनियाँ वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाती थी। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियाँ, किलेबंदी भी की थी और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से और 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडिसबॉय के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से पराजित हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रह गए। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजी शासकों और सैनिकों से खतरा। कंपनी को विशेष भेंट देने और उनकी सेना का खर्चा उठाने के लिए भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब भारत के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य से किसी और भी सैनिक ताकत को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की,
अस्त्र सैनिक बल, किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं था। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी। उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें और युद्ध लड़ें और किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं, ये कंपनी की दूसरी बातों से परेशान रहते थे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के राजाओं के राज्य से बहुत सारा फ़ायदा उठाते थे। जैसे कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी करते थे, वे अपने माल को कंपनी का माल बताकर बेचते थे और कहीं कर भी नहीं चुकाते थे, टैक्स नहीं देते थे। यानी कि इस तरह कंपनी को धनवान होती जा रही थी और उनके कर्मचारी अफसर निजी रूप से मालामाल होते जा रहे थे और भारत से मालामाल होकर भारत से लौटते रहते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे अपनी माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे, क्योंकि कंपनी के माल को टैक्स नहीं देना होता था, कर नहीं देना होता था। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट होती थी, धोखाधड़ी होती रहती थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से भी बहुत काम करवाती थी और कम कीमत देती थी, खरीदने के लिए भी उनको मजबूर करती थी। तो इस प्रकार से ये कार्य उनसे कराए जाते थे मजबूरीवश। अब जो इलाके कंपनी को भेंट मिले थे, उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश भी करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब राजा इन बातों का विशेष विरोध करते थे तो अंग्रेज उनसे लड़ते थे, उस राजा को हटा देते थे। ऐसी किसी व्यक्ति को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों को रोकने लगाए। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उनका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालने ते ही उसने घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का समर्थन भी प्राप्त। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेने और आरंभ कर दिए। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैनिक तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की और इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंच गया। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया और नवाब अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी सन 1757 ईस्वी को हो गई और यह संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी कर दिए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई और ये उनका अधिकार हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से सांठ-गांठ करना शुरू कर दिया और नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल हो गए अंग्रेजों के साथ। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए भी एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद चल पड़ा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने विरोध करने के लिए अपनी सेना को साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच करने के लिए आदेश दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेना आमने सामने डट गई। सवाल नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। निष्क्रिय खड़ा होने का मतलब है कि नवाब के आदेशों की अवहेलना करना। इससे सिराजुद्दौला को यह हो गया कि वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग निकले।
क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल चुका था। नवाब के भाग जाने से उनकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने और पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन व जागीरें दी। मीर जाफ़र महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज़ों और उसे मात कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया था और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों के भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया, आर्थिक संकट में पड़ गया। अंत में अंग्रेज़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने में नवाब असमर्थ हो गया और आर्थिक शोषण उत्पीड़न से फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों ने असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने के लिए उसको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेज़ों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना का आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों के तोपों का बनाने का एक कारखाना भी स्थापित किया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उनने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने एक समरू नामक जर्मन सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेज़ों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेज़ों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीयत से परिचित था। उसने सावधान रहना चाहता था, अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो आधुनिक बिहार में है, स्थानांतरित कर ली। उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। इधर अंग्रेज़ों ने प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैनिक बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया और उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ और वह भागकर अवध में शरण लेने के विवश हो गया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक गठबंधन किया और बाद में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उपयुक्त तीनों संयुक्त सेनाओं का अंग्रेज़ों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेज़ों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने में विवश हो गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। बक्सर युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेज़ों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध में भी अंग्रेज़ों व सैन्य राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जब प्लासी की जीत में अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, वहीं बक्सर की जीत से अंग्रेज़ों के पैर भारत में मजबूत हो गए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें भी थीं। इन शर्तों के आधार पर इलाहाबाद की संधि की गई। जैसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकार भी प्राप्त कर चुके। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के रूप में अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में भी दिए। इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रशासन उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व
जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे का अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ। चुंगी कर अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की कई चीज़ें महत्वपूर्ण थीं, जैसे चुंगी कर में छुटकारा, सामानों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान एक दूसरे स्थान पर सस्ता हो जाए। व्यापार में मनमानी करना, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचना, कंपनी का माल महंगा बिकना, प्रतिद्वंदी व्यापारी को बाहर रखने और कंपनी का व्यापारी भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि होते थे। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे प्राप्त करने, स्थान प्राप्त शासन चलाने, अपने साथ लाए गए इन सभी कार्यों से जो सोने चांदी, भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति, क्षेत्रीय प्रशासक हाथों में ले लिया था। इस प्रकार भारत प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजी भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे को भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया था। तो इस प्रकार से स्वतंत्र रहकर के जारी रखने के लिए मजबूर भारतीय नवाबों को करना प्रारंभ कर दिया। बंदरगाहों के पास किलेबंदी कर दी, पट्टे स्थान प्रशासन चलाने के लिए अपने साथ लाए सोने चांदी के भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त हो गई। इसके बदले में क्षेत्रीय राज्य बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देता था। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों को इस्तेमाल करती रही और चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह से ऐसा वक्त आया कि जब अंग्रेज भारत के राजा और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगी और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति और बदलाव और शर्तों को तोड़ना और भारतीय राजाओं से आक्रमण, क्षेत्रीय नीति, दखल अंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में उनको लड़ाना, ये सारा कार्य करती थी। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया, उन्हें राज्य कोष एवं विकास कार्य को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे। राज्य में अपना जनता की तकलीफ के लिए उन्हें राजा को जिम्मेदार ठहराने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतलियों की तरह नाचने लगे और भारतीय राजाओं को नचाते रहे, जो कि उनके अधीन हो गए। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल, दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। फरमान मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते हैं। इस पर शाही मोहरें लगाई जाती थी। एक शब्द आता है दस्तक। भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात और निर्यात में छूट देने के पास यह दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को दिया जाता था। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, इनका आंसर हम बता देते हैं, इनको करना है आपको। जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने। इसका ऑप्शन है क्लाइव। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? वो बंगाल का नवाब मीर कासिम था। लघु उत्तरीय प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष सहयोग रहा? देसी राजाओं और नवाबों का और जो भारतीय सेठ थे उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? ये भारतीय क्षेत्र में जहाँ गांव होते थे वहाँ पर इनको लगाती थी। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज क्लाइव और सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र के मध्य हुआ। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है? बक्सर के युद्ध का महत्व है कि अंग्रेजों इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के पैर जम गए और मजबूत हो गए और भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी?
भारत में कच्चा माल जैसे चाय, कपास, नील, कॉफ़ी, गन्ना, पटसन, ये चीज़ों का व्यापार भारत से होने लगा। तो इस प्रकार से ये पाठ आज समाप्त होता है। इसके प्रश्न हमने करा दिए हैं और जो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, जब यहाँ पर आप स्कूल में आएंगे तब आप इस कॉपी को लेकर के आएंगे, अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, या बीच में किसी भी दिन आकर के अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।